हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी सम्राट पृथ्वीराज का, जिसमें मुख्य किरदारों में अक्षय कुमार, संजय दत्त, मानुषी छिल्लर और सोनू सूद हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहले सीन में दिखाया जाता है कि गजनी शहर में मोहम्मद गोरी अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और हजारों की संख्या में जनता बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है भारत का बंदी सम्राट पृथ्वीराज। सम्राट को खेल के मैदान में लाया जाता है, लेकिन ये क्या, सम्राट की आंखें निकाल ली गई हैं और कहा जाता है कि अगर तुमने आवाज़ सुनकर दुश्मनों को मार दिया तो तुम्हारे साथियों को छोड़ दिया जाएगा। और पृथ्वीराज तैयार हो जाता है, लेकिन आदमियों की जगह वहाँ पर शेर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज बड़े ही बहादुरी से उसका सामना करता है और उसका साथ देता है कविवर चंद्रबरदाई। कुछ ही क्षणों में शेर धराशायी हो जाता है। उसके बाद 2 और शेर छोड़ दिए गए दोनों तरफ से। इस बार और भी बहादुरी से पृथ्वीराज लड़ता है और कुछ ही क्षणों में फिर से दोनों शेरों को मार डालता है और गरज कर कहता है, क्या इन बेजुबान जानवरों को मारने पर तुले हुए हो? हिम्मत हो तो सामने आओ। और यह कहकर वो बेहोश हो जाते हैं और उनका इलाज चल रहा होता है, तो वह अपनी बीती बातों को याद करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। कन्नौज नामक एक सुंदर शहर में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। नाम था संयोजिता। संयोजिता मन ही मन अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज को अपना प्रेमी मानती थी और सम्राट भी संयोजिता को उतना ही प्रेम करते थे। दोनों में अटूट प्रेम था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। पत्रों के आदान प्रदान से ये लोग अपने प्रेम का इजहार करते थे और मिलने की बातें करते थे। एक दिन की बात है, सम्राट का दरबार लगा हुआ था। वहाँ पर एक राजदूत आता है। यह राजदूत मीर हुसैन का था। मीर हुसैन मोहम्मद गोरी का भाई था और उसने वहाँ की एक नर्तकी चित्रलेखा से विवाह करके बगावत कर दी थी। मोहम्मद गोरी उसका पीछा कर रहा था, उसे कोई शरण नहीं दे रहा था, तो वह अजमेर नरेश के पास आया था। उसको शरण देने का मतलब था मोहम्मद गोरी से सीधा पंगा लेना। लेकिन पृथ्वीराज ने धर्म और प्रेम की रक्षा करने का निर्णय लिया और कूच कर गए मीर हुसैन से मिलने के लिए। जब यह बात मोहम्मद गोरी को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपना राजदूत भेजा। राजदूत कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट के पास फरमान लेकर आया कि अगर मीर हुसैन को मोहम्मद गोरी को नहीं सौंपा गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और युद्ध होगा। सम्राट ने भी उसकी बात मंजूर कर ली, लेकिन युद्ध वाली, क्योंकि वह चौहान थे और चौहान अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। युद्ध की तैयारियां शुरू होने लगी और तराइन के मैदान में 1191 में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। रणभेरी बज गई और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज की सेना ने अपने शौर्य और बल के दम पर गोरी की सेना को धूल चटाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गोरी की सेना धराशायी होती गई और गोरी को पकड़ लिया गया। लेकिन इस लड़ाई में मीर हुसैन की भी मौत हो जाती है। बंदी मोहम्मद गोरी को दरबार में पेश किया जाता है और सम्राट पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो गोरी ने कहा कि मुझे तुरंत मार दो, नहीं तो अगर भविष्य में मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे लिए काल बनकर आऊँगा। आखिरकार सम्राट ने उसे छोड़ दिया, यह कहते हुए कि जब तुम आओगे तुम्हें देख लेंगे। एक विदेशी आक्रांता को हराने के कारण पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी मिल जाती है। लेकिन यह बात कन्नौज के राजा जयचंद को नागवार गुजरती है। पृथ्वीराज की प्रेमिका संयोजिता उन्हीं की पुत्री थी। जयचंद ने कहा कि दिल्ली उन्हें चाहिए किसी भी कीमत पर। उन्होंने राजसूय यज्ञ का ऐलान किया और दूत के माध्यम से पृथ्वीराज को निमंत्रण भेजा और कहा कि आधी दिल्ली को उन्हें वापस दे दिया जाए। लेकिन पृथ्वीराज ने कहा कि गद्दी पर उनका अधिकार है और वह किसी को ऐसे ही आधा राज्य नहीं दे सकते। यह खबर सुनकर जयचंद बहुत गुस्सा होता है और राजसूय यज्ञ को पूरा करने के लिए उसने पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति बनवाकर अपने गेट पर लगवा दी और संयोजिता के स्वयंवर का भी ऐलान किया। संयोजिता ने जब पृथ्वीराज की मूर्ति गेट पर देखी तो वह सीधे अपने पिताजी के पास आई और बगावत कर दिया कि मैं पृथ्वीराज से प्रेम करती हूँ और विवाह करूँगी तो सिर्फ उन्हीं से करूँगी। संयोजिता की माँ उसे समझाने आती हैं, लेकिन संयोजिता नहीं मानती और कहती है कि क्या प्रेम करना अपराध है? तब माँ कहती हैं कि तुम स्वयंवर के लिए बैठो, यह चिंता पृथ्वीराज को भी होनी चाहिए। अगर वह सच्चा प्रेम करता होगा तो वह तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगा। स्वयंवर की बात सुनकर पृथ्वीराज भी सोच में पड़ जाते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। स्वयंवर शुरू हो गया था। दूर दूर से राजकुमार आए हुए थे और जयचंद सबका स्वागत कर रहे थे। राजकुमारी संयोजिता आती हैं और उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है तो वह कहती हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज को प्रेम करती हैं और उन्हीं से विवाह करेंगी। और वह जाकर पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना देती हैं। जयचंद यह सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं। वह अपनी पुत्री को मारने वाले होते हैं, तभी देखते हैं दूर से कुछ लोग आ रहे थे। ये थे सम्राट पृथ्वीराज। इन्होंने आकर देखा कि मूर्ति को वरमाला पहना दी गई है और सब कुछ राजी हो गया है, तो इन्होंने तुरंत संयोजिता को अपने घोड़े पर बैठा लिया
और स्वयंवर संपन्न होने की बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने सामने ही अपना इतना बड़ा अपमान देखकर जयचंद्र आग बबूला हो जाता है और वह तुरंत पृथ्वीराज का पीछा करने के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन उसके सेनापति लोग उसे रोक देते हैं, यह कहते हुए कि अभी सही मौके का इंतजार करना चाहिए। इधर अजमेर में पृथ्वीराज का धूमधाम से स्वागत हुआ, लेकिन इनके ऊपर पंच बैठ गई। पंचों ने कहा कि ऐसे किसी की बेटी को उठा के ले आना न्यायोचित नहीं है, इसलिए बेटी को वापस जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जाकर पुनः विवाह करेंगे। लेकिन संयोजिता ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और औरत का भी अपना सम्मान होता है। और इन दोनों का धूमधाम से विवाह हो जाता है और सब कुछ अच्छे से संपन्न होता है। कुछ दिन बाद पृथ्वीराज अपनी पत्नी को लेकर माता शाकंभरी के आशीर्वाद के लिए गए। इससे अच्छा मौका जयचंद के लिए क्या हो सकता था। उसने अपनी सेना भेजकर गौड़पुर के किले को जीत लिया। जब यह बात चौहान वीरों को पता चली तो काका कान ने कहा कि वह जाकर युद्ध करेंगे, लेकिन सेनापति लोग पृथ्वीराज के बिना नहीं जाना चाहते थे। लेकिन काका कान ने सबको मना लिया और ये लोग कूच कर जाते हैं युद्ध के लिए। भयंकर युद्ध होता है और ये लोग गौड़पुर का किला वापस जीत लेते हैं, लेकिन इसके बदले में काका कान को ढेर सारे तीर लग जाते हैं और वहीं पर वह मर जाते हैं। उनके साथ ही 64 और चौहान वीर शहीद हुए थे। जब सम्राट वापस आए तो यह सब देखकर विह्वल हो गए और उतने ज़्यादा क्रोधित भी। वह जयचंद पर आक्रमण करने वाले थे। तब सेनापति ने काका कान की आखिरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा था कि जयचंद को माफ़ कर देना और उससे लड़ाई झगड़ा मत करना। तभी उन सामंतों के बेटे आते हैं और कहते हैं कि बांधिए हमारे सर पर केसरिया साफा और हम लोग भी अपने स्वदेश की रक्षा के लिए लड़ाई करेंगे। सम्राट ने उन सभी की वीरता देखकर उनका स्वागत किया। इधर जयचंद अपनी लगातार हो रही हार से तमतमा गया था। उसने अब आखिरी चाल चली। उसने एक व्यापारी को बुलाया जो गजनी जाता था और उसने संदेशा भिजवाया और गौरी को फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इधर पृथ्वीराज ने संयोजिता को अपने साथ राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा। जब वह सम्राट के साथ राजगद्दी पर बैठी तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि एक महिला आज तक कभी गद्दी पर नहीं बैठी थी। तब संयोजिता ने कहा, क्या महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं की फरियाद नहीं होती है? इसलिए महिलाओं की फरियाद के लिए भी एक सभा लगनी चाहिए। पृथ्वीराज मान जाते हैं और महिलाओं के लिए सभा ली जाती है और उसकी सुनवाई महारानी संयोजिता किया करेंगी। सारे सामंत मान जाते हैं और जय जयकार लगता है। इधर गौरी ने जयचंद से आक्रमण का पैगाम पाकर फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा सम्राट के दरबार में। उसने कहा कि या तो सम्राट हार स्वीकार कर लें या तो फिर से युद्ध होगा। सम्राट ने तुरंत युद्ध के लिए हाँ कर दी और फिर युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं दोनों तरफ से। 1992 तराइन का मैदान, गौरी पुनः वापस आ जाता है और फिर से एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इस बार भी गौरी पृथ्वीराज से पार ना पा सका और युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा था। उसकी रसद सामग्री और सेना कम होती जा रही थी। उसने कहा कि हमारी हार का सिर्फ एक कारण है, हम लोग यहाँ पर लूटने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और गौरी ने आखिरी बार छल और कपट का सहारा लिया युद्ध जीतने के लिए। उसने पृथ्वीराज के शिविर में सभी सो रहे सैनिकों पर रात में ही आक्रमण कर दिया और हर जगह आग लगा दी। सभी सैनिक भागते रहे और मरते रहे। पृथ्वीराज और उनकी सेना ने जी जान लगा दिया, लेकिन आग के सामने ये लोग कुछ ना कर सके और इनके कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया और इनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया और आग लगाने वाले थे और पृथ्वीराज ने हथियार डाल दिया। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि गौरी इतनी ज़्यादा कायरता पर उतर आएगा। सम्राट और चंद्रबरदाई सहित कई सारे सैनिकों को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। इधर जैसे ही यह खबर रानी संयोजिता को पता चली तो वह बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं कि दुश्मन के यहाँ पर आने से पहले ही जौहर का प्रबंध करो। जौहर की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। महारानी के साथ साथ सभी सामंतों की पत्नियों ने अपने सर पर साफा बांधा और उसके बाद वीर क्षत्राणियों की तरह गर्जना करती हुई सभी लोग जौहर में एक एक करके कूद जाती हैं। जयचंद की पत्नी ने कहा कि आपकी जिद की वजह से हम लोगों ने आज अपनी बेटी खो दिया और एक अच्छा सम्राट खो दिया। व्यापारी ने भी बताया कि गौरी ने डील को कैंसिल कर दिया है और पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया है। जयचंद बड़े दुखी होते हैं और आखिरी बार यही कहते हैं कि गौरी को पृथ्वीराज की कीमत पता चल गई और हमको नहीं चल पाई। इधर गजनी में पृथ्वीराज से झुकने और हार मानने के लिए कहा गया, लेकिन पृथ्वीराज अडिग रहे। इसलिए गौरी ने उनकी आंखें निकलवाने का आदेश दे दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पृथ्वीराज को होश आ गया था और उन्होंने फिर से युद्ध करने की इच्छा जाहिर की। इस बार फिर से मंच सजाया गया और कहा गया कि तुम्हारे पास 7 तीर रहेंगे और 7 योद्धाओं को मारना है। अगर तुम ये कर गए
तो तुम्हारे सैनिकों को छोड़ दिया जाएगा। पृथ्वीराज ने कहा कि 7 तीर नहीं, सिर्फ 1 तीर, और योद्धा होना चाहिए बादशाह। क्या बादशाह यह चुनौती स्वीकार करेंगे? इतनी बड़ी जनता के सामने गोरी मना नहीं कर सका और आ गया युद्ध के मैदान में, और लड़ाई शुरू हो जाती है। बादशाह को आवाज़ देनी थी और उसी आवाज़ को समझकर पृथ्वीराज को वार करना था। इसमें पृथ्वीराज कई बार घायल हो गए, लेकिन उसके बाद चंद्रबरदाई ने गीत गाना शुरू किया और बताया कि बादशाह किस तरफ हैं। और जैसे ही भनक लगी, पृथ्वीराज ने अनोखे अंदाज में तीर चला दिया और वह तीर सीधे जाकर गोरी को भेद गया। गोरी बुरी तरीके से घायल हो गया। पूरी जनता सन्न रह गई थी। चंद्रबरदाई भाग कर आया और सम्राट को गले लगा लिया और कहा कि सम्राट, आपने कर दिखाया। तभी इन दोनों पर तीरों की बौछार हो जाती है और ये दोनों एक साथ वहीं पर गिर पड़ते हैं। चंद्रबरदाई ने महान सम्राट से आखिरी बार हाथ जोड़कर विदा लिया और फिर दोनों की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। काका और संयोजिता पृथ्वीराज को बुला रहे थे कि अब आ जाओ, बहुत हो गया। डील के अनुसार सभी सैनिकों को छोड़ दिया गया। सभी सैनिक बाहर आते हैं और अपने सम्राट को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी की आंखों में आंसू थे। सभी ने अपनी पगड़ी उतार दी और अपने सम्राट को वीरों की भांति विदाई दी। गजनी की जनता ने ऐसा अनोखा योद्धा नहीं देखा था। उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज की जय जयकार लगाई और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।